अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। हॉस्पिटल में मीरा को अभी तक होश नहीं आया था, वो अभी भी नींद में थी। शायद इंजेक्शन का असर था। अच्छ भी वहीं साइड टेबल पर बैठे बैठे उसके हाथों को पकड़े वहीं सो गया था। पास में काउच पर राजीव बैठा था, उसके कंधे पर ईसा सर टिकाए सो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ मीरा की पलकें हिलती है और वो नींद से जाग जाती है। उसे अपने हाथों पर किसी की पकड़ महसूस होती है। जब वो अपना सिर घुमाकर देखती है तो अच्छ उसका हाथ पकड़े वहीं पास में रखे टेबल पर बैठे सो रहा है। अच्छ को अपनी इतनी केयर करते देख मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कैसे बचपन में उसका सबसे अच्छा दोस्त अक्कू भी उसके लिए ऐसे ही किया करता था। वो उसकी कितनी केयर करता था, लेकिन उसी के पिता की वजह से आज वो उस दुनिया में नहीं रहा। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है और वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। अच्छ उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है तो मीरा सिर्फ अपनी पलकें झुका के हाँ में सिर हिला देती है। राजीव और ईसा भी जाग गए। अच्छ राजीव और ईसा को घर जाने को कहता है और उन्हें दोपहर तक आने के लिए कहकर मीरा के लिए कुछ लाइट फूड बनाकर लाने को कहता है। उसकी बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक नर्स जाकर मीरा की हेल्प करती है, उसे फ्रेश होने में मदद करती है और वहीं अच्छ एक दूसरे कमरे में जाकर फ्रेश होकर आ जाता है। दोनों साथ बैठकर सुबह की चाय पीते हैं और हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद मीरा आराम करने लगती है, शायद दवाइयों का असर था। अच्छ वहीं पास में उसके सामने बैठकर अपने लैपटॉप में ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। दूसरी ओर सुबह के 11 बजे के करीब आशी की नींद खुलती है। उसे अपने चेहरे पर किसी की सांस महसूस होती है। जब वो अपने साइड में देखती है तो मिहिर बड़े प्यार से उसे अपने बाहों में भरकर सो रहा था। उसके माथे पर उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसे और भी हैंडसम बना रहे थे। मिहिर को देखकर आशी के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। वो अपने हाथ बढ़ाकर मिहिर के माथे पर से उसके बालों को हटाती है और एक प्यारा सा किस उसके माथे पर कर देती है। वो उठने की कोशिश करती है, तभी मिहिर उस पर अपनी पकड़ कस देता है। जब आशी मिहिर की ओर देखती है तो वो उसे ही देख रहा होता है। उसे देखकर आशी को अपनी कुछ देर पहले की हरकत याद आती है। उसे उसके चेहरे पर एक हल्की शर्मीली स्माइल आ जाती है। मिहिर उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ कर कहता है, मेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किए बिना कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट। उसकी बात पर आशी उससे प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग माही। लेकिन मिहिर अपनी आंखों में शरारत भर के कहता है, ऐसे नहीं। उसकी बात पर आशी कहती है, ऐसे नहीं तब कैसे। मिहिर ऐसे कहकर उसे अपनी बाहों में पकड़कर अपने नीचे कर लेता है और उसकी बोलती बंद कर देता है। 10 मिनट किस करने के बाद में ही वो आशी से दूर होता है और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर कहता है, वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे गुड मॉर्निंग कहती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर आशी उसकी बाहों में समा जाती है। आशी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज अगर वह मिहिर को ना अपनाती तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो खो देती। सच में मिहिर जैसा जीवन साथी बहुत किस्मत वालों को मिलता है जो 18 साल तक किसी मुर्दे का इंतज़ार करे। ये सोचकर ही आशी मिहिर को और कसकर पकड़ लेती है। मिहिर के शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस होता है तो वो आशी को खुद से दूर करता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से बोलता है, क्या बात है आशी, कुछ कमी रह गई मेरे प्यार में, कुछ गलती हुई है मुझसे। आशी मासूम सा चेहरा बनाकर ना में सिर हिला देती है। फिर मिहिर आशी से पूछता है, तो फिर इन आंखों में आंसू आने का कारण। इस बार आशी के आंखों से आंसू और तेज बहने लगते हैं। मिहिर घबरा जाता है, बोलता है, क्या बात है आशी, मैंने हर्ट किया तुमको, सॉरी सॉरी। तभी आशी उसके होठों पर हाथ रख कर के कहती है, ये तो खुशी के आंसू हैं। प्यार में लोगों को धोखा देते हुए सुना था। मेरे जैसे सिचुएशन पर तो बहुत प्यार करने वाले भी अपना सब्र खो देते हैं और आपने तो मुझ मुर्दे का इंतज़ार किया, वो भी 18 साल। मिहिर, अगर मैं मर जाती तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चिता पर लेट जाता। मिहिर ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, आज के बाद से ये सवाल तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए और ना ही वो पुरानी यादें। मुझे मेरे आशी के साथ एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीनी है और उस पर अपना प्यार न्यौछावर करना है। मैं अपनी आशी को इतना प्यार दूंगा कि उसकी ज़िंदगी की सारी कड़वाहट मिटा दूंगा।
वो सिर्फ मेरे प्यार और मेरे साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद रखेगी, उस दर्द को कभी नहीं। उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब तुम्हारा माही तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा। वो एक बार फिर से माही के सीने से लग गई और बोली, बस मैं अपने माही के साथ सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं। लगभग 1 घंटे बाद आसी और मिहिर तैयार होते हैं, फिर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दोनों जब घर पहुंचते हैं तो दाई माँ उनके चेहरे को देखकर समझ जाती हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। उन दोनों को इस तरह प्यार से साथ देखा और हाथों में हाथ देखकर मन ही मन वो बहुत खुश होती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। आसी और मिहिर जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, मिहिर झट से आसी को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। आसी उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। उसके बाद पर मिहिर उसके कंधे पर धीरे से किस करते हुए कहता है, दिल नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का। उसके बाद पर आसी स्माइल करके कहती है, अच्छा तब क्या कह रहा है आपका दिल। मिहिर उसके कानों के पास झुके हुए बहुत ही सिडेक्टिव वॉइस में कहता है, तुम्हें प्यार करने का, खूब सारा प्यार करने का, इतना प्यार करने का, इतना प्यार करने का कि आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि आसी ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसकी बात को वहीं रोक दिया था। मिहिर अपने भौहें उचकाकर आसी को देखता है तो आसी कहती है, पतिदेव आप भूल रहे हैं, आपका एक ऑफिस भी है जहां आप पिछले 3-4 दिनों से नहीं गए हैं, काम पर भी ध्यान दीजिए। मिहिर उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ते हुए कहता है, जिसके पास इतनी खूबसूरत बीबी हो वो बंदा अपने ऑफिस तो क्या सब कुछ भूल जाता है। आसी कहती है, और ऐसे बंदे बहुत जल्दी सड़क पर आ जाते हैं, समझे आप। मिहिर कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास हो, मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसी को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। वो दोनों कुछ आगे बात करते तभी दाई माँ की आवाज़ आती है जो उन्हें खाने के लिए बुलाने आई थी। दाई माँ के बुलाने पर दोनों ही थोड़ी देर में फ्रेश होकर नीचे चले जाते हैं और लंच कर रहे थे। लंच करते समय आसी मिहिर से पूछती है, माही आपने कहा था कि अक्कू मुझसे मिलने आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई उसके आने की। उसकी बातें सुनकर मिहिर कहता है, हाँ मेरी उससे बात हुई थी, वो उसने बताया था कि उसका कुछ ज़रूरी काम फंसा हुआ है, उसे कंप्लीट करके वो तुमसे मिलने आएगा और विश्वास मानो तुमसे ज़्यादा वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। उसकी बात सुनकर आसी के चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। फिर वो दोनों लंच करते हैं और कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते ही आसी बिस्तर पर गिर जाती है और सोने लगती है तो मिहिर उसके पास लेट जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम सो क्यों रही हो। उसकी बात पर आसी उसे घूर कर देखती है, फिर कहती है, क्योंकि रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया और सुबह भी तो अब ना आप मुझे सोने दो। ये बोलकर उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और सोने लगी। मिहिर भी ब्लैंकेट में घुस गया और उसे अपने सीने से लगा लिया और वो भी सोने लगा। कुछ देर में दोनों नींद की आगोश में चले गए थे। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में मीरा मुँह लटकाए बैठी थी और उसके सामने अच्छ बैठा गुस्से में उसे घूर रहा था। हुआ यह था कि अच्छ कुछ देर के लिए वहाँ से गया था और उसके जाने के बाद मीरा ने चोरी से अपने लिए मोमोज मंगाकर खा लिए थे, क्योंकि उसे बीमारों वाला बेस्वाद खाना नहीं खाना था। लेकिन बेचारी की बुरी किस्मत, वह अपना मोमोज पूरा भी नहीं खा पाती है। उसके पहले ही अच्छ कमरे में आ गया और उसे मोमोज खाते हुए पकड़ लिया। तब से वह उसे गुस्से में सुनाए जा रहा था और मीरा सर लटकाए बैठी हुई थी। कुछ देर में राजीव और ईसा जब वार्ड में आते हैं तो वार्ड का माहौल उन्हें कुछ ठंडा महसूस होता है। तभी राजीव की नज़र अच्छ पर पड़ती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वह मीरा को घूरे जा रहा था। राजीव धीरे से ईसा के कान में कहता है, लगता है मीरा ने कुछ गड़बड़ कर दी है। ईसा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन तभी उन दोनों के कानों में अच्छ की आवाज़ आती है, अगर तुम दोनों की आपस में गुफ्तगू हो गई हो तो अंदर आओ। उसकी बात सुनकर दोनों ही अंदर आ जाते हैं और ईसा बाउल में एक सूप निकालती है और मीरा की तरफ लेकर जाती है तो अच्छ उस पर तंज कसते हुए कहता है, अगर मोमोज खाने के बाद पेट में कुछ जगह बची हो तो ये सूप भी पी लो, कम से कम कुछ तो हेल्दी खाओगी। अच्छ का तंज सुनकर राजीव और ईसा को समझ में आ जाता है कि मीरा ने मोमोज खाए थे जो कि डॉक्टर ने मना किए थे। ईसा गुस्से से मीरा की ओर बढ़ती है, उससे कहती है, तू पागल हो गई है, तुझे पता है ना तुझे ये सब नहीं खाना है, तो तूने क्यों खाया। उसकी बात पर मीरा सर नीचे हुए कहती है,
मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया था, मुझे नहीं खाना था वो सब। इतने टाइम से खा खा कर मेरा एकदम हेल्थ ख़राब हो जाता, मैं तो और बीमार पड़ जाती। ईसा गुस्से से कहती, पागल लड़की, मोमोज खाने से लोग बीमार पड़ते हैं, ना कि हेल्दी खाना खाने से। मीरा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, ईशू तू तो जानती है ना मुझे ये सब खाना नहीं अच्छा लगता। उसके बाद पर ईसा कहती है, पहले अपने मासूम शक्ल बनाना बंद कर, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और अगर तूने फिर से ऐसी खुरापात की ना तो सुन ले, ठीक होने के बाद भी मैं तुझे 2 महीने तक यही डाइट वाला खाना खिलाऊंगी, समझी। उसकी बात सुनकर मीरा का चेहरा रोने जैसा हो जाता है और वो कहती है, तू अब मेरी दोस्त नहीं रही, तू मेरी ईशू नहीं रही, तू जा यहाँ से, तू बहुत गंदी हो गई है, भाग यहाँ से, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। यह बोलकर वो चादर तान कर सो जाती है। उसकी ऐसी हरकत पर तीनों ही अपना सिर हिला देते कुछ देर बाद सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। ईसा मीरा से बात कर रही होती है और अच्छा और राजीव बैठकर अपना काम करते हैं। तभी मीरा का फ़ोन बजता है। मीरा देखती है कि उसको त्रिशा नाम से कॉल आ रहा है। त्रिशा अच्छ के ऑफिस में ही काम करती थी, जिसकी मीरा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। त्रिशा का फ़ोन देखकर मीरा जल्दी से फ़ोन उठाती है, लेकिन त्रिशा की बातें सुनकर उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें भर आती हैं। अच्छ भी बैठा ये सब नोटिस कर रहा था। अच्छ जब मीरा को परेशान देखता है तो उससे पूछता है, क्या हुआ। तो मीरा बताती है, मिस्टर शाह ने त्रिशा को जॉब से निकाल दिया है और उसके साथ बदतमीज़ी भी की। मीरा की बात पर राजीव कहता है, मिस्टर शाह तो हमारे मैनेजर हैं ना। उनकी बात पर अच्छ हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद अच्छ की कार उसके ऑफिस के सामने रुकती है, जिसमें बड़े एटीट्यूड के साथ अच्छ बाहर आता है और दूसरे साइड से राजीव आता है। वो दोनों अंदर जाते हैं तो मिस्टर शाह वहीं सभी को कुछ बातें समझा रहे थे कि अच्छ की एक ज़ोरदार आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, मिस्टर शाह क्या आप भूल गए हैं कि यह ऑफिस किसका है। अच्छ को अचानक वहाँ देखकर सभी शौक हो जाते हैं और उसकी डरा देने वाली आवाज़, जो पूरी तरह से ठंडी थी, उसे सुनकर सबकी हड्डियाँ तक काँप जाती है। अच्छ बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए मिस्टर शाह के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह ऑफिस किसका है। अच्छ की बातें मिस्टर शाह को थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए बोलते हैं, सर ये ऑफिस तो आपका ही है। मिस्टर शाह की बात सुनकर अच्छ एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारता है, जिससे उसकी गर्दन एक ओर झुक जाती है। मिस्टर शाह कहते हैं, लेकिन इस तरह से आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। उनकी बात पर अच्छ एक और हाथ से उनके दूसरे गाल पर लगा देता है और कहता है, तो क्या ऐसे लगा सकता हूँ। ऐसे कहते कहते उसने उसे 2-3-4 थप्पड़ लगा दिए थे। मिस्टर शाह को समझ में नहीं आता है कि अच्छ उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो कहते हैं, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बताएंगे कि आखिर मेरी गलती क्या है। उसके बाद पर अच्छ कहता है, ज़रूर, और ज़ोर से त्रिशा नाम चिल्लाता है। उसकी बात सुनकर मिस्टर शाह एक बार के लिए सन्न रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहते हैं और त्रिशा वहाँ धीरे धीरे आती है। त्रिशा से अच्छ पूछता है, बताइए मिस्टर शाह आखिर क्या हुआ है। उसके बाद पर त्रिशा बताना शुरू करती है। आज मॉर्निंग में त्रिशा कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर ग्रुप में प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी मिस्टर शाह आते हैं और ज़ोर से चिल्लाकर कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ, तुम सब हटो यहाँ से, आज से यह त्रिशा यहाँ की प्रोजेक्ट इंचार्ज नहीं है, मैं इसे आज और अभी से यहाँ से फायर करता हूँ। उसकी बात पर त्रिशा कहती है, सर आप बिना किसी रीज़न के मुझे इस तरह से फायर नहीं कर सकते। मिस्टर शाह उसके पास आकर कहते हैं, बिना रीज़न के, तो एक बात बताओ, कल मैं तुम्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए भेजा था और तुमने क्या किया, उन्हें थप्पड़ मार दिया। उसके बाद पर त्रिशा कहती है, सर मैं मीटिंग के लिए ही गई थी, लेकिन वहाँ पर वो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे, जिसका जवाब मुझे देने के लिए उन्हें थप्पड़ मारना पड़ा। उसकी बात सुनकर मिस्टर शाह कहते हैं, क्या किया था उन्होंने, ऐसे छुआ था तुम्हें। ये कहते हुए वो त्रिशा के गालों पर हाथ फेरने लगते हैं, या फिर ऐसे कहते कहते उन्होंने त्रिशा के पीठ पर, गाल पर, चेहरे पर, गर्दन पर, बाजू पर हाथ फेरते हुए त्रिशा को बहुत गंदा फील होता है और वो उन्हें धक्का दे देती है। उसके बाद मिस्टर शाह जाकर उसे अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सब मॉडर्न कल्चर है, तुम जैसी लड़की यहाँ काम ही नहीं कर सकती। तुम्हें मैंने फॉरेन एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए कहा था ताकि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से जाते जाते बचा। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, जाओ जाकर माफ़ी मांगो और इस डील के लिए उन्हें मनाओ। उसकी बात पर त्रिशा उन्हें धक्का देती है और कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली।
तो मिस्टर शाह कुछ कहते उसके पहले एक इन्वेस्टर पीछे से आते हुए कहता है, अगर यह लड़की यहाँ काम करेगी तो मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो मिस्टर शाह त्रिशा को देखकर कहते हैं, यू आर फायर, गेट आउट। त्रिशा खुद में सोचती है कि वो अपनी अस्मिता पर कोई भी आँच नहीं आने देगी, लेकिन वह यह जॉब भी नहीं छोड़ सकती। यह जॉब ही उसका एक सहारा था जिससे वह अपने छोटे भाई की स्टडी और उसकी देखभाल करती थी। उसे बहुत रोना आता है। उस हाल में उसे सिर्फ और सिर्फ मीरा का ख्याल आता है। वो मीरा को कॉल कर देती है। अच्छा, त्रिशा की बातें सुनने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ की तरह देखकर कहता है, क्या त्रिशा जो कह रही है उसकी बातों का एक एक शब्द सही है? सभी एम्प्लॉयज़ हाँ में सिर हिला देते हैं। तो अच्छ गुस्से से कहता है, तो उस समय आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? तभी एक एम्प्लॉय उनके सामने आकर कहता है, सर हम कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर शाह ने हमें धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी उनके डिसीज़न के खिलाफ आवाज़ उठाई तो हम सबको फायर कर देंगे। अच्छ कुछ बोलता तभी वह फॉरेन एम्प्लॉय पीछे से आते हैं और कहते हैं, सो मिस्टर अच्छ, नाइस टू मीट यू। अच्छ उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, तो आप हैं वो इन्वेस्टर? उसकी बातों पर इन्वेस्टर घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है, यस मिस्टर अच्छ, आई एम। अच्छ कहता है, आपके साथ मेरा कोई भी प्रोजेक्ट अब नहीं होगा, मैं सभी डील कैंसिल करता हूँ। अच्छ की बात सुनकर वो फॉरेनर एम्प्लॉय कहता है, सोच लीजिए मिस्टर अच्छ, अगर यह डील कैंसिल हुई तो मैं अपनी कंपनी से आपकी सारी की हुई डील कैंसिल कर दूंगा और आपका फॉरेन में जितने भी प्रोजेक्ट है वो सभी कैंसिल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अच्छ कहता है, अगर मैं आपकी कंप्लेन अपने देश की पुलिस से कर दी तो आपका क्या हाल होगा ये आप भी नहीं जानते। उसकी बात सुनकर वह फॉरेन एम्प्लॉय घबरा जाता है, क्योंकि उसे इंडियन लॉ के बारे में पता था कि मोलेस्टेशन के केस में कितनी बुरी सज़ा मिलती है। वो डर जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर अच्छ। उसकी बात सुनकर अच्छ त्रिशा की तरफ देखता है तो त्रिशा जाकर उस फॉरेन एम्प्लॉय को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छ उससे कहता है, जो मेरे देश में आकर औरतों की इज्जत नहीं करता, मैं उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल। यू आर गेट लॉस्ट नाउ। और वह मिस्टर शाह को भी धक्के मार के वहाँ से निकलवा देता है और उसकी जगह पर त्रिशा को मैनेजर बना देता है। यह सब होने के बाद राजीव के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अच्छ के जाने के बाद त्रिशा फ़ोन करके मीरा को सब कुछ बताती है। मीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अच्छा ऐसा कुछ भी कर सकता है। मीरा अभी भी अपने बेड पर बैठे वही सब सोच रही थी जो त्रिशा ने उसे बताया था। ईशा उसके पास बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। तभी ईशा ने उसे जोर से हिलाया और पूछा, मीरा कहाँ खो गई है तू? मैं तुझसे कब से कुछ पूछ रही हूँ, तू है कि पता नहीं अपनी दुनिया में कहाँ खोई है। ईशा के हिलने से मीरा का ध्यान टूटा और वो ईशा से पूछता है कि क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रही है? मीरा के ऐसा बोलने पर ईशा ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहती है, मैं भी किसके सामने बीन बजा रही हूँ। मीरा को कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है, तो वो ईशा से कहती है, तू मुझे ऐसे क्यों कह रही है? तुझे मैं भैंस दिखती हूँ क्या? मैं भैंस नहीं हूँ। तू ऐसा बोल। कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगती है। तभी उसके मुंह पर तकिया जाकर लगता है जो ईशा ने उसे चलाकर मारा था। लेकिन जब मीरा उसे दोबारा उस तकिया को खींचकर मारती है तो ईशा हट जाती है, लेकिन वो तकिया जाकर उसके पीछे आ रहे शख्स को लगता है। उसे देखते ही ईशा मीरा दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईशा ने तो अपने मुंह पर हाथ भी रख लिया था, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं अच्छ खड़ा था जिसके मुंह पर तकिया जाकर जोर से लगा था। अच्छ तकिए को हाथ में लेकर मीरा को घूर कर देख रहा था। वो अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, इस हालत में भी तुम्हें चैन नहीं है? अच्छ को देखकर उसकी बात सुनकर तो मीरा चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह सर झुकाकर बैठ जाती है। अच्छ ईशा को देखकर कहता है, तुम राजीव के साथ मेंशन जाओ और मीरा का कमरा सही करो। मैं उसे आज ही डिस्चार्ज करा के घर लाता हूँ, बाकी उसका सारा इलाज घर से ही होगा। ईशा उसकी बात सुनकर राजीव के साथ चली जाती है। मीरा अच्छ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, जैसे वह उससे कुछ पूछना चाहती हो। अच्छ भी समझ गया था कि मीरा कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठकर बोलता है, क्या कहना है बोलो, जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। इस समय सिर्फ मैं ही हूँ, राजीव और ईशा जा चुके हैं। पहले तो मीरा को कुछ समझ में नहीं आता है कि अच्छ को कैसे पता चल गया कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है, वो भी अकेले में। लेकिन फिर उसकी बातों को इग्नोर करके अपना सवाल अच्छे से पूछ लिया। मीरा ने अच्छे से पूछा, आपने आज ऑफिस में जो भी किया मुझे कुछ समझ नहीं आया, आपने ऐसा क्यों किया? मीरा का सवाल सुनकर अच्छ को कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, जो इंसान औरतों की इज्जत नहीं कर सकता उसे मैं अपनी जगह नहीं देखना चाहता, सो मैंने वैसा ही किया।
जो मुझे सही लगा और जो सही था भी। सभी को लड़कियों औरतों की इज्जत करनी चाहिए। जो उनकी इज्जत नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता, वो दुनिया में जीने के लायक ही नहीं होता। उसकी बात पर मीरा ने उससे कुछ ऐसा पूछ लिया कि अच्छ ने शब्द हो गया। मीरा ने अच्छ की बात सुनकर उससे कहा, अगर ऐसा ही है तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर किया? मैं तो अपने बड़े पापा की जान बचाने के लिए आपके पास आई थी ना। आप उनकी जान ना बचाते चलता, मुझे बेइज्जत करके निकाल देते वो भी चलता, लेकिन मुझे आपने मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर किया। क्या मैं आपकी नज़रों में उन औरतों में नहीं हूँ जिनकी इज्जत करनी चाहिए? क्या सिर्फ आज आपने जो ऑफिस में किया वो सिर्फ अपने दिखाने के लिए किया, या फिर वो झूठा था जो आपने मेरे साथ किया? दोनों में से किसे सच मानूं, आज के आपके रूप को या वो रूप जो मैं इतने समय पहले से देखती आ रही हूँ? कैसे मानूं जो इंसान आज औरतों की इज्जत की बात कर रहा है उसने खुद मुझे अपनी मिस्ट्रेस बनने पर मजबूर किया? क्या सच है? मीरा का सवाल सुनकर अच्छे एक पल के लिए निःशब्द हो गया, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर मीरा को बता दे कि ये सब करने के पीछे उसकी क्या मजबूरी थी और कितना गुस्सा भरा था। लेकिन वह अभी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो जानता था कि इस समय मीरा कुछ नहीं समझेगी, इसलिए वह उसे शांत मन से जवाब देता है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मेरे मन में बहुत गिल्टी है, लेकिन यकीन मानो मैं उसे करना भी नहीं चाहता था। और अगर मैंने वह सब किया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। अभी के लिए तुम ये सब भूल जाओ और उस पर ध्यान दो जो इस समय हमारा प्रेजेंट चल रहा है। और प्रेजेंट ये है, आई लव यू और हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूँगा। उन बुरी यादों को तुम्हारे दिल से मिटा दूंगा जो मैंने दी है। यह बोलकर अच्छा अपने एक हाथ को मीरा के चेहरे पर रखता है, लेकिन मीरा उसका कोई भी जवाब नहीं देती है और वो अपने चादर को सही करके सो जाती है। अच्छ को लगा था कि वो उसके प्रपोजल का जवाब देगी, लेकिन मीरा के कुछ ना कहने पर उसका मन उदासी से घिर गया। उसे लगा कि शायद अभी तक मीरा ने उसके प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने खुद से ही कहा, एक दिन तुम खुद मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी मीरा, और उस दिन मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा। अच्छ देखता है कि मीरा सो गई है। शायद उस पर दवाइयों का असर था, इसलिए वो जाकर सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है, क्योंकि शाम को खुद से मीरा को वापस मेंशन लेकर जाना था। दूसरी ओर आशी अच्छ का इंतजार कर रही थी, लेकिन मिहिर ने उसे जाकर बताया कि वो किसी ज़रूरी काम की वजह से कुछ दिन तक नहीं आ सकता है, इसलिए वह उसे अपने साथ घूमने के लिए मसूरी लेकर चला गया। आशी को भी इस समय मिहिर के साथ अपनी क्वालिटी टाइम बिताना था। वो भी मिहिर के इतने साल के इंतज़ार को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने सारी बातों को एक ओर रख कर मिहिर के साथ जाना ही सही समझा। शाम के वक्त अच्छे एक डॉक्टर के सामने बैठा था। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मीरा के बड़े पापा के डॉक्टर थे, जो उसे मीरा के बड़े पापा की कंडीशन बता रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर रायचंद, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिशें कामयाब भी हो रही हैं। जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। अच्छ सुनकर बहुत खुश हुआ था। वो अब जान जाएगा कि मीरा के पिता उसकी की दुश्मन क्यों बने हुए हैं। आखिर कौन सा राज वह जानती है, मीरा अपने पिता का। अच्छ डॉक्टर से मिलकर मीरा के पास आता है। मीरा जो ईसा की मदद से तैयार हो गई थी। अच्छ उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन पैर में अभी भी चोट की वजह से मीरा चल नहीं पा रही थी, तो अच्छ उसे अपने गोद में उठाकर ले जाने लगता है। सभी हॉस्पिटल के स्टाफ उसे अपनी हैरानी भरी आंखों से देख रहे थे। आखिर अच्छ रायचंद को कौन नहीं जानता था, लेकिन उसका किसी लड़की को इस तरह से अपनी बाहों में उठाना सबके लिए हैरत भरी बात थी और शायद एक कल की हेडलाइन भी हो सकती थी। कई लोग उनकी फ़ोटो खींचना चाहते थे, लेकिन अच्छ के बॉडीगार्ड ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। कुछ देर बाद अच्छ मीरा को लेकर मेंशन आ जाता है। अच्छ उसे उसके कमरे में ना ले जाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। मीरा के पूछने पर वह बताता है कि अब से वो उसके कमरे में ही रहेगी। उसका सारा सामान उसके कमरे में ही सेट कर दिया गया है। मीरा कहती है, ये सही नहीं है, मैं अभी आपके कमरे में ऐसे नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? अच्छ पूछता है। उसकी बात पर मीरा कहती है, किस हक से मैं आपके कमरे में रहूँगी? उसकी बात पर अच्छ उसके पास आकर कहता है, जिस हक की तुम बात कर रही हो ना, वो हक तुमने मुझे बहुत पहले दे दिया है, और बात उस हक के नाम की है तो वो भी मिल जाएगा, बस कुछ दिन का इंतज़ार करो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मीरा की पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक शर्म की लाली उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर अच्छ कहता है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि एक हफ्ते बाद ईसा और राजीव की शादी है। ये बात सुनकर मीरा कहती है, इतनी जल्दी? वो दोनों शादी कर रहे हैं?
अच्छे उसे बताता है राजीव मेरा असिस्टेंट नहीं है बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी खुद की अपनी भी एक प्रॉपर्टी है जो उसे तब मिलेगी जब वह शादी कर लेता है और उसके लिए उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। इसलिए मैंने उसकी और ईसा की शादी करने की बात की है। दोनों मान गए हैं। हालांकि उनकी शादी कोर्ट में होगी और कुछ टाइम बाद उनका रिसेप्शन होगा। मीरा उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है तो अच्छा अपनी आंखों में शरारत लिए कहता है अगर तुम चाहती हो तो हम भी शादी कर सकते हैं। उसकी बात पर मीरा हड़बड़ा जाती है और कहती है न नहीं अभी नहीं, मैं बड़े पापा। इसके आगे वो चुप हो जाती है तो अच्छ कहता है हाँ, जब तुम्हारे बड़े पापा ठीक हो जाएंगे तो उनकी मर्जी से हम शादी करेंगे, ओके। यह बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस करके कमरे से बाहर चला जाता है और मीरा उसकी बातें सुनकर शर्मा जाती है और सो जाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। मीरा की हालत में भी काफ़ी सुधार आ गया था। अब वह बिना किसी के मदद के चल लेती थी, लेकिन अभी भी उसे ज़्यादा चलना मना था। इस पूरे हफ्ते में अच्छ ने उसकी पूरी अच्छी से देखभाल की थी और वो अपना काम भी घर से ही करता था। आज राजीव और ईसा शादी करके वापस आ रहे थे। मीरा भी उनके साथ कोर्ट जाना चाहती थी, लेकिन अच्छ उसे जाने से मना कर दिया था। मीरा घर पर ही उन सब का वेट कर रही थी। तभी दरवाजे से एक दस्तक आती है और वहाँ खड़े शख्स को देखकर मीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है तुम। मीरा हैरानी से दरवाजे की ओर देख रही थी क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि साइना खड़ी थी। उसके साथ ही कुछ और लोग भी खड़े थे जो शायद उसके ही आदमी थे। मीरा गुस्से से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो आगे बढ़ती तभी 2 बॉडीगार्ड जाकर उसे पकड़ लेते हैं और साइना बड़ी स्टाइल से चलते हुए मीरा के पास आती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है जिससे मीरा का चेहरा एक ओर झुक जाता है। उसके होठों फट जाते हैं जहाँ से खून गिरने लगता है। साइना बहुत ही गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम ये ऐश और आराम की ज़िंदगी जियोगी और मुझसे मेरे अच्छ को छीन लोगी। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बेबी, अब इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ले चलो इसे यहाँ से। साइना के ऐसा कहते ही उसके बॉडीगार्ड वहाँ से उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी उन्हें सामने अच्छ दिखाई देता है। अच्छ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके शरीर पर कुछ चोटें के निशान थे, सर से खून बह रहा था। उसके एक हाथ में गन थी और इस कंडीशन में भी वो फुल एटीट्यूड में वहाँ सबके सामने खड़ा था। उसे वहाँ देखकर एक बार के लिए साइना डर जाती है। उसके मुंह से निकलता है तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो। उसकी बात को वहीं रोकते हुए अच्छ कहता है मुझे वहाँ होना चाहिए था ना जहाँ तुम चाहती थी। पर अफसोस तुम इस खेल की कच्ची खिलाड़ी हो और मैं इस खेल का चैंपियन हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे गुमराह कर दोगी, मुझे समझ में नहीं आएगा। सॉरी बेबी, लेकिन अच्छ रायचंद से खेलना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगा था। उसके इतना कहते ही उसके पीछे से 10-12 बॉडीगार्ड निकल कर आते हैं और 2 बॉडीगार्ड्स ने साइना के पापा को पकड़ रखा था। उनकी हालत खस्ता थी। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर साइना गुस्से से अच्छ की ओर बढ़ती है तो अच्छ उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा देता है जिससे वो फर्श पर गिर जाती है। उसके गिरते ही बाकी के बॉडीगार्ड जाकर साइना के बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं। मीरा उनसे छूटकर भाग जाती है और अच्छ के गले लग जाती है। वह अच्छ को देखकर पूछती है ये सब क्या हो रहा है। उसकी बात पर राजीव और ईसा अच्छ के पीछे से सामने आते हैं। ईसा मीरा को बताने लगती है राजीव और ईसा बाहर आ रहे थे। कोर्ट में उन दोनों ने शादी कर ली थी। अच्छ भी उनके पीछे ही आ रहा था वकील से बात करते हुए। तभी एक आदमी भागते हुए उनके पास आता है और अच्छ के पास आकर कहता है सर प्लीज़ मीरा मैडम को बचा लीजिए। वो लोग उन्हें उठाकर लेकर चले गए हैं, उनकी जान को खतरा है, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मीरा का ड्राइवर होता है जिसे साइना ने अपने ओर कर लिया था। उसकी बात सुनकर तीनों ही घबरा जाते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। वो सब कार में जाकर बैठते हैं और उसे ड्राइवर के बताए हुए जगह पर जाने लगते हैं। वो ड्राइवर उन्हें एक खंडहर में लेकर जाता है जहाँ पर साइना ने उन सबको ले जाने के लिए कहा था। अच्छ को कुछ डाउट होता है। वह उस ड्राइवर की ओर देखता है तो उसे कुछ शक होता है। वो अपनी आंखों से राजीव को कुछ इशारा करता है। राजीव भी उसकी बात को समझ जाता है। राजीव धीरे से अपने मोबाइल को निकाल कर वहाँ से कुछ नंबर डायल कर देता है। जैसे ही वो तीनों अंदर जाते हैं बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन सबको बांध दिया। वो चारों तरफ थोड़ी सजावट की हुई थी। अब बीच में एक मंडप बना हुआ था। वो सब अच्छ राजीव और ईसा को वहाँ पर बांधते तभी राजीव के ढेर सारे बॉडीगार्ड आ गए और उन सबको छुड़ा लिया। अच्छ ने गुस्से से मीरा के ड्राइवर का कॉलर पकड़ा और उस पर घूसों की बारिश करने लगा।
वो ड्राइवर डर से उसे सब बताने लगता है कि वहाँ पर साइना अच्छे से शादी करने के लिए उसे लेकर आई थी और मीरा को किडनैप करने गई है। ईसा मीरा को सब कुछ बता देती है। उसकी बात सुनकर साइना का चेहरा पीला पड़ जाता है। अच्छू उसकी तरफ आता है तो कहता है, मुझे लगा था तुम थोड़ी शातिर होगी, लेकिन तुम तो इतनी बेवकूफ़ निकली। ऐसा कैसा प्लान बनाया तुमने, और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हासिल कर लोगी? उसकी ये बात सुनकर राजीव को हंसी आ जाती है, क्योंकि सच में साइना ने बहुत ही बेवकूफ़ी वाला प्लान बनाया था। राजीव अपना इशारा करता है। वहाँ से उसके बॉडीगार्ड साइना उसके पापा को लेकर चले जाते हैं। साइना वहाँ से जाते हुए अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान लिए जा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि ये जो प्लान था ये उसका प्लान नहीं था, बल्कि उसके पीछे कुछ और बड़ी ही प्लानिंग चल रही थी, जो कि इन सब के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ संजीव बैठा हुआ था अपने अड्डे पर। उसके सामने खड़े एक आदमी ने कहा, सर आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। उस रायचंद और आपकी बेटी को उन सब पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। हमने अपना काम कर दिया है। उन सबको लग रहा है कि साइना बेवकूफ़ है। उन्हें नहीं पता कि वो सब कितने बुरे जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि हमने बकरी फंसाई है शेर का शिकार करने के लिए। उसकी बात सुनकर संजीव जोर जोर से हंसने लगता है। शायद ये हंसी खतरे के आने का अंदेशा थी। अच्छ के मेंशन पर अच्छ, राजीव, मीरा और ईसा सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। वो सभी अपने बातों में ही लगे हुए थे। डिनर करने के बाद ईसा को मीरा लेकर उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और मीरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ईसा हैरानी से पूरे रूम को देखती है, क्योंकि पूरे रूम को रेड रोजेस और सेंटर्ड कैंडल से सजाया गया था। पूरा रूम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग दे रहा था। ईसा मीरा को देखकर कहती है, ये सब किसने किया? उसकी बात पर मीरा हंसते हुए कहती है, ये सब मैंने किया, कैसा लगा? उसकी बात पर ईसा कहती है, लेकिन क्यों? मीरा ईसा के सर पर टफली मार के कहती है, बेवकूफ़, आज तेरी शादी हुई है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। ये बोलकर वो हंसने लगती है। उसकी बात सुनकर ईसा शर्मा जाती है। मीरा ईसा को छोड़कर उसके कमरे से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही वो देखती है कि राजीव कमरे में जा रहा है, तो उसे आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। राजीव को कुछ समझ में नहीं आता है कि मीरा ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है तो उसे मीरा की हरकत याद आ जाती है और वो समझ जाती है कि मीरा ने ऐसा क्यों किया। वो कमरे को देखता है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है और ईसा को ढूंढने लगता है, लेकिन ईसा उसे कहीं नज़र नहीं आती है। तभी उसकी नज़र बालकनी में जाती है, जहाँ ईसा खड़ी थी। ईसा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, लेकिन उसे देखकर ही उसकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि ईसा ने इस वक्त रेड कलर की साड़ी और उस पर ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। उसका बाल खुले हुए पूरी पीठ पर बिखरे हुए थे। ईसा ने हाथों में लाल और ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। राजीव धीमे कदमों से ईसा की ओर बढ़ता है और उसके कंधे पर अपने हाथ रखता है। उसके हाथ रखते ही ईसा पलट जाती है, लेकिन ईसा को देखकर उसकी सांसें ही अटक जाती है, क्योंकि ईसा इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने बीच मांग में सिंदूर भरा हुआ था और लाल बिंदी के साथ लाल डार्क लिपस्टिक लगाई थी। उसके होठों को देखकर राजीव का गला सूखने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाता है। अपना एक हाथ बढ़ाकर ईसा की कमर पकड़कर खुद के पास कर लेता है और उसके होठों को लॉक कर देता है। ईसा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ उसके बालों में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद राजीव को फील होता है कि ईसा सांस नहीं ले पा रही है, तो वो उससे दूर होता है। उसके रिलीज करते ही ईसा उसकी सीने से लग जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। राजीव ईसा को अपनी गोद में उठाकर कमरे की ओर चला जाता है। राजीव ईसा को बेड पर लेटाता है और अपना एक हाथ बढ़ाकर कमरे की डिम लाइट को भी बंद कर देता है। उस कमरे में अब सिर्फ चंद ही रोशनी आ रही थी। राजीव ईसा को अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों प्यार के समंदर में डूब जाते हैं। दूसरी ओर मीरा जैसे ही अपने कमरे में कदम रखती है, तभी उसे कोई पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मीरा समझ जाती है कोई और नहीं बल्कि अच्छ है। वह खुद को अच्छ की बाहों से छुड़ाने लगती है, लेकिन अच्छ का आज मूड बिल्कुल नहीं था उसे छोड़ने का। मीरा धीरे से अच्छ को बोलती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, तो अच्छ उसके कानों में अपनी मैग्नेटिक आवाज़ में बोलता है, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तुम्हें, और आज रात तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बहुत दिन से तुमसे दूर हूँ, ये दूरी मुझसे अब नहीं सही जाती। ये बोलकर वो मीरा के कानों को चूम लेता है। उसके ऐसा करने से मीरा सिहर रही थी। अच्छे उसकी हालत समझ रहा था। वो जानता था कि उसका टच मीरा रेसिस्ट नहीं कर पाती है, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाता था।
धीरे धीरे अच्छ मीरा के करीब आने लगता है। अच्छ को अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से पता थी, लेकिन शायद मीरा अभी भी अपनी फीलिंग्स अच्छ के लिए लेकर कंफ्यूज थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके मन में प्यार है या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी वो अच्छ को खुद से दूर नहीं करती है। धीरे धीरे वो दोनों भी अपनी सारी हदें तोड़कर प्यार भरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार था। अच्छा आज टूट कर मीरा पर अपना प्यार लुटा रहा था। आज जहां देखो वहां प्यार ही प्यार था। आज सभी अपने प्यार की मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन क्या ये उनके सफ़र का अंत था या किसी अनजाने खतरे के आगमन का अंदेशा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लगभग 1 महीना बीत चुका था। इस बीच राजीव और ईसा दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अच्छा अपने कामों में बिजी होने की वजह से मीरा को कम टाइम दे पाता था, लेकिन जब भी वो मीरा के पास रहता था उस पर अपना खूब प्यार लुटाता था। इसी बीच एक दिन मीरा शॉपिंग के लिए निकली हुई थी, क्योंकि वो अपने बड़े पापा से आज मिलने जाना चाहती थी। उसे उनके तबीयत में कुछ सुधार दिखा था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो आगे के आने वाले 2-3 दिनों में उन्हें होश आ सकता है। मीरा बहुत खुश थी। वो शॉपिंग मॉल से निकल ही रही थी कि उसे एक चेहरा दिखता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर शौक और हैप्पीनेस दोनों के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आशी थी। आशी को देखते ही मीरा पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं उसके अक्कू की दीदी आशी थी। वह भागकर उनके पास जाती है और उनके गले लग जाती है। आशी जो आज ही वापस आई थी और कुछ शॉपिंग के लिए मॉल आई थी, उसे वहीं पर मिहिर छोड़कर गया था, क्योंकि उसे उसके ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ गया था। मीरा के इस तरह गले लगने से आशी एक पल को हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि लड़की आखिर है कौन। मीरा उससे अलग होती है, उससे बोलती है, दीदी दीदी आप ठीक हो? आशी उसके चेहरे को नासमझी से देखकर पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मीरा उससे अलग होती है और एक्साइटमेंट में उससे बोलती है, दीदी दीदी आप ठीक हो दीदी? आशी उसके चेहरे को नासमझी से देखकर पूछती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मीरा उसे देखकर एक स्माइल करती है और बोलती है, कैसे पहचानोगी दीदी, 18 साल हो गए हैं। आशी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया था, तो मीरा बोलती है, दीदी मैं मायू हूँ, आपकी मायू। मीरा के मुंह से यह सुनकर कि वो कोई और नहीं बल्कि मायू है, आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह झट से मायू को अपने गले लगा लेती है और कहती है, मायू तुम जिंदा हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। तुम समझ नहीं सकती आज तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। ये बोलकर आशी उसके पूरे चेहरे को चूमने लगती है। तभी मायू मायूस होकर कहती है, सिर्फ हम दोनों ही जिंदा हैं दीदी, ना तो अक्कू बच्चा ना बाकी परिवार वाले। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आशी समझ जाती है कि मीरा अभी नहीं जानती है कि अक्कू भी जिंदा है। एक बार के लिए वो सोचती है कि उसे बता दे, लेकिन फिर वह उसे सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताती है। वो सोचती है जिस दिन अक्कू उसे मिलेगा उस दिन वो मीरा को भी अपने पास बुलाएगी और उसके बारे में उसे बताएगी। जब दोनों एक दूसरे को सामने से देखेंगे तो कितने खुश होंगे। यही सोचकर आशी ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे चुप करा दिया। आशी के समझाने से मीरा चुप हो गई। फिर दोनों ने थोड़ी देर बातें की। आशी ने उसे अपने बारे में सब बताया कि कैसे मिहिर ने उसे बचाया और कैसे आज वो दोनों एक साथ खुश हैं। मीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मिहिर आशी से इतना प्यार करता है कि 18 साल तक उसका इंतज़ार किया और अब उसे अपना भी बना लिया। मीरा आशी से मिहिर से मिलने की जिद करती है तो आशी उसे कहती है, ठीक है, कुछ दिन बाद की उसे डेट देती है जिस दिन अच्छे उससे मिलने आने वाला था। आशी खुश थी कि उस दिन अक्कू और मायू मिलेंगे और मीरा इसलिए खुश थी कि वह उस दिन मिहिर से मिलेगी। वो भी बचपन में मिहिर से एक बार मिल चुकी थी। मिहिर उसे अपनी छोटी सी डॉल कहकर बुलाता था। कुछ देर बाद आशी और मीरा दोनों साथ में मॉल से निकलती हैं। आशी अपने कार से चली जाती है और मीरा निकलने लगती है। तभी अच्छ की कार उसके सामने आ जाती है। अच्छ कार से बाहर आता है, मीरा के हाथ से उसके शॉपिंग बैग लेकर गाड़ी में रखने लगता है। आशी की गाड़ी कुछ दूर आगे जाकर ही रुक जाती है, क्योंकि उसने अच्छ और मीरा को देख लिया था। उन दोनों को साथ देखकर आशी समझ जाती है कि मीरा और अच्छे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो दोनों ही एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। आशी भले ही अच्छे से नहीं मिली थी, लेकिन वो उसकी फ़ोटो देख चुकी थी और 1-2 बार उसने वीडियो कॉल पे बात भी कर चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई को बखूबी पहचानती थी। उन दोनों को इस तरह साथ देखकर आशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सोच सोच कर खुश हो रही थी कि जब मीरा और अच्छ को पता चलेगा कि वो दोनों असल में वही हैं जिसे वो दोनों ढूंढ रहे हैं, तो उनके चेहरे की खुशी चौगुनी हो जाएगी। वो एक बार सोचती है कि उनसे मिल ले,
लेकिन यह सब बातें सोचकर वो प्लान चेंज करती है। इधर मीरा अच्छ के साथ बातें करते हुए मेंशन में पहुंच जाती है, लेकिन सामने वो देखती है कि राजीव और ईसा झगड़ रहे हैं। अच्छ मीरा उन्हें देखकर अपना सिर पीट लेते हैं। भले वो दोनों एक रोमांटिक कपल थे, लेकिन बात बात पर दोनों झगड़ भी जाते थे। मीरा उन दोनों के पास जाती है और बोलती है, क्या बात है, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? उसकी बात पर ईसा कहती है, ये तो इसी से पूछो। उसकी बातें सुन मीरा जब राजीव को देखती है तो राजीव कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ईसा कहती है, इसी की गलती है, केक इसने खाया तो गलती भी इसी की हुई ना। मीरा को समझ में नहीं आता कि एक केक के लिए ये दोनों इतना लड़ रहे हैं, तो वो ईसा से पूछती है कि अगर राजीव ने केक खा लिया तो क्या गड़बड़ हो गई। उसकी बात पर ईसा कहती है, यार वो केक मैं आज शाम के लिए बनाई थी और उसे गप कर लिया इसने, लेकिन आज शाम को क्या है, क्यों, किस खुशी में तुमने एक केक बनाया था? मीरा ने पूछा। उसके बाद ईसा ने कहा, क्योंकि आज हमारी फ्रेंड एनिवर्सरी थी, आज के दिन ही हमारी दोस्ती हुई थी, मेरी और तेरी। फिर वो मीरा पर भी गुस्सा होने लगती है, और तू आज का दिन कैसे भूल गई? उसकी बात पर मीरा कहती है, यार मैं भूली नहीं हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया, और देख ना, मैं तेरे लिए ही तो शॉपिंग के लिए गई थी। उसकी बात सुनकर ईसा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो घूरकर राजीव को देखती है तो वो अपने कान पकड़कर बोलता है, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी, मैं दूसरा केक तुम्हारे लिए बना देता हूँ। उसके बाद ईसा कहती है, वो तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। वो सब खुशी खुशी अपना डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर अच्छ भी आशी से मिल चुका था और आशी को कन्फर्म हो चुकी थी कि उसे सच में मीरा के बारे में नहीं पता है कि वही उसकी मायू है। अच्छ ने उसे मीरा के बारे में भी बताया था कि वो उसे पसंद करता है। आज के दिन मीरा भी आने वाली थी आशी से मिलने के लिए, लेकिन उसको कुछ ज़रूरी काम आ गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसके बड़े पापा कुछ दिन होश में आ गए थे। इधर मीरा अपने बड़े पापा के पास बैठी थी जो होश में आ चुके थे। वो उनके पास बैठी उनके हाथों को पकड़कर रोए जा रही थी और वो उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, क्यों रो रही है मेरी बच्ची, तुझे तो खुश होना चाहिए, देख मैं तेरे सामने सही सलामत हूँ। मीरा कहती है, बड़े पापा, एक आप ही मेरी ज़िंदगी में है, आपके अलावा तो कोई भी नहीं है, और आप आज ठीक हो गए, मुझे इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। उसकी बात पर उसके बड़े पापा उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या इसके अलावा और कोई खुशी तेरी ज़िंदगी में नहीं है? ये बोलकर वो अपनी एक भौं ऊपर कर देते हैं। मीरा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो नासमझी से देखती रहती है और कहती है, आप क्या कहना चाहते हैं बड़े पापा? उसकी बात पर निगम जी कहते हैं, बेटा मैं अच्छ के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छ का नाम सुनते ही मीरा अपनी आंखें इधर उधर करने लगती है तो निगम जी उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मायूस, ज़िंदगी में जो पीछे छूट गया है उसे लेकर आज को ख़राब नहीं किया जाता बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू उसे भूल जा, उसे खूबसूरत याद बना कर रख, लेकिन जो आज खूबसूरत है उसे मत तबाह कर। मैं जानता हूँ कि तू भले ही उस बचपन की दोस्ती को आज प्यार समझती है, लेकिन वो जा चुका है मेरी बच्ची, वो वापस नहीं आएगा, उसके लिए तू आज को मत ख़राब कर। मीरा को उनकी बातें समझ में आती है। वो अपना हाँ में सर हिलाती है। कुछ देर बाद वह उन्हें आराम करने को कहकर वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। आज मीरा बहुत खुश थी कि वो जाकर अच्छ को अपने दिल की बात बताएगी। वो खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती है। वहीं मेंशन में अच्छ अपने कमरे में राजीव के साथ बैठा हुआ था। राजीव अच्छ से कहता है, अब बताएगा भी तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी बात पर अच्छ कहता है, राजीव मैं तुझे बताना चाहता था कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ और उसे अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। इसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे भरोसा दिलाऊँ। अच्छ की बात सुनकर राजीव खुश होकर उसे गले लगा लेता है। खुशी खुशी कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुझे सच में उससे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर अच्छ कहता है, मैं उसे इस तरह से प्रपोज करना चाहता हूँ कि उसको मेरे प्यार पर भरोसा हो जाए और वो इस पल को कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए। प्यार का नाटक करते करते कब वो मेरी ज़िंदगी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। उससे कुछ हो जाता है तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। यार उस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। दूर जाने के नाम से ही धड़कन रुक सी जाती है। सामने से देखता हूँ तो मन करता है बस देखता ही रहूँ उसे। राजीव उसकी बात सुनकर कहता है, बस बस मेरे यार, ये सारी फीलिंग तो उसके सामने निकालना, फिर तो वो तेरी दीवानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी राजीव कहता है, वैसे तुझे ना मेरा शुक्रिया कहना चाहिए था, आखिर मेरी वजह से ही तो वो सब हुआ है।
अच्छा कहता है तेरी वजह से, तूने क्या किया इसमें? उसकी बात पर राजीव मुँह बनाकर कहता है आखिर मैंने ही तुझे आइडिया दिया था कि तू मीरा से प्यार का नाटक कर। उसकी बात पर अच्छा कहता है हाँ ये तो सही है, ना तूने मुझे उससे प्यार करने का नाटक करने का आइडिया दिया होता और ना ही ये सब होता। थैंक्स टू यू, लेकिन तूने तो पहले मना कर दिया था ना, राजीव ने कहा। तो उसकी बात पर अच्छे ने कहा हाँ मैंने पहले मना कर दिया था क्योंकि मुझे ये बहुत ही वाहियात आइडिया लगा था, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि मीरा की सच्चाई जानने का सबसे अच्छा आइडिया यही है, और फिर मैंने उससे प्यार करने का नाटक किया और रिजल्ट तेरे सामने है। आगे की बात वो नहीं कहता है और दोनों हंसने लगते हैं। उसकी बात पर राजीव भी स्माइल करने लगता है, वो उसके गले लग जाता है और बोलता है कांग्रेचुलेसन यार। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे पर कोई खड़ा उनकी बातें सुन रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि मीरा थी जो उन दोनों की बातें सुन रही थी। मीरा मेंशन में तभी पहुंची थी जब वो दोनों हंस रहे थे, इसलिए उसने उन दोनों की पूरी बात नहीं सुनी, बस वहाँ से सुनी जहाँ से वो दोनों उससे प्यार के नाटक करने वाली बात कह रहे थे। मीरा की आंखों में आंसू बह गए, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी तक अच्छे जो उसके साथ इतना सॉफ्ट था वो एक नाटक था। वो उससे प्यार का नाटक कर रहा था, उसे प्यार नहीं करता था। उसके हाथों में एक फ्लावर बुके था जो वहीं पर गिर गया और वो वहाँ से भागकर चली गई। वहाँ से आकर मीरा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से टिक कर बैठ जाती है। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अच्छी की सारी बातें, सारी हरकतें और उसके साथ वहाँ से आकर मीरा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से टिक कर बैठ जाती है। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे अच्छी की सारी बातें, सारी हरकतें और उसके साथ प्यार करना सब याद आ रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अच्छे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। कहाँ वो आज अच्छे से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन आज उसके सामने इतनी बड़ी सच्चाई आ गई। वो चुपचाप जाकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर से ठंडा पानी गिरता है उसके सिर पर, लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शावर के पानी में उसके आंसू भी बहे जा रहे थे। राजीव अच्छ के गले लगते ही कहता है मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ अच्छ, मीरा बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। अब चल जल्दी चल, उसको सरप्राइज़ देने की प्लानिंग भी तो करनी है। अच्छ बोला बिल्कुल, आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बना दूंगा, वो कभी भी इस रात को भूल नहीं पाएगी। अच्छा और राजीव वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि दोनों ही वहाँ तैयारी कर रहे थे जिससे अच्छ मीरा को प्रपोज कर सके। मीरा बाथरूम से 1 घंटे बाद कमरे में आती है, तभी एक सर्वेंट उसके सामने आता है और एक पैकेट देकर कहता है मैम एक बाहर आदमी आया था, वो पैकेट आपके लिए देकर गया है। मीरा उसके हाथों से वो पैकेट लेती है और उसे खोल कर देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उस पैकेट में कुछ फ़ोटो और एक लेटर था। फ़ोटोज़ में उसके बड़े पापा एक चेयर पर बंधे हुए थे। लेटर में लिखा होता है अगर अपने पापा की जान बचाना चाहती हो तो नीचे लिखे पते पर आ जाना और भूल कर भी किसी को बताने की कोशिश मत करना, और अपने साथ कोई भी बॉडीगार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। मीरा जो अच्छी की बातें सुनकर टूट चुकी थी, वो अपने बड़े पापा की ऐसी हालत देखकर और भी टूट जाती है और वो वहाँ से भाग के मेंशन से चली जाती है। ईसा उसे भागते हुए देख लेती है, वो भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन मीरा बहुत जल्दी में निकल गई। मीरा को इस तरह से भागते देखकर ईसा को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने जल्दी से अपने फ़ोन से राजीव को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। अच्छा और राजीव जब यह सुनते हैं कि मीरा कहीं चली गई है, वो भी अकेले, तो भागकर घर आते हैं तो इसे उन्हें सब कुछ बताती है। अच्छा जल्दी से भागकर मीरा के कमरे में जाता है तो उसे बेड पर वही सारी फ़ोटोज़ और लेटर मिलते हैं। वो लेटर उठाकर पढ़ता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मीरा कहाँ गई है। अच्छ भी उस एड्रेस को देखता है और वहाँ पर राजीव के साथ निकल जाता है। ईसा भी उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जाती है क्योंकि राजीव और अच्छ ने उसे जाने से मना कर दिया था। एक खंडहर है जिसके अंदर मीरा पहुँचती है। अंदर से वो खंडहर ना होकर एक आलीशान महल की तरह दिख रहा था। वहीं एक जगह मीरा के बड़े पापा बंधे हुए थे। मीरा वहां पहुंचती है तो वहां पर एक आदमी सोफे पर राजा की तरह बैठा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मीरा का असली पिता संजीव था। संजीव मीरा को देखकर कहता है आओ बेटा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सॉरी दिन नहीं साल हो गए, मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। और एक तुम हो जो अपने बाप से खैर खाए बैठी हो।
उसकी बात सुनकर मीरा की मुट्ठियां कस जाती है और गुस्से से कहती है, तुम मेरे बाप नहीं हो सकते, तुम एक हत्यारे हो, मेरी माँ के, मेरी बड़ी माँ के और उनके होने वाली संतान की, और सबसे ज़्यादा मेरे अक्कू के और उसके परिवार के हत्यारे हो तुम। उसकी बातें सुन संजीव कहता है, और उन्हीं सब की सज़ा तुम मुझे दिलवाना चाहती हो, है ना? ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। चाहती नहीं हूँ, दिलवा कर रहूँगी, मीरा ने कहा। संजीव उसकी बात पर और हंसने लगता है और कहता है, कैसे कैसे करोगी मेरी प्यारी बेटी, क्योंकि आज ना तो तुम बचोगी ना मेरा प्यारा भाई। तुम्हें क्या लगा था वो रायचंद तुम्हें मुझसे बचा लेगा? ये बात अलग है कि उसने तुम्हें बचाने की कोशिश बहुत की थी, तुम्हारे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड लगाकर, जिसका तुम्हें ही पता नहीं चला। मीरा उसकी बातें सुनकर सन्न रह जाती है। क्या अच्छ मीरा को संजीव की कैद से छुड़ा पाएगा? क्या अच्छ मीरा की गलतफहमी दूर कर उसे अपने प्यार का एहसास दिला पाएगा, या अच्छ का प्यार उसके परिवार की तरह संजीव की बेरहमी का शिकार हो जाएगा? अच्छा, और मीरा की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।